नमस्कार जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए भाई, कौन कौन आ गया है? अभय, उज्जवल, विशाल, मौज, इंदु, विक्रम, एएलपी लवर, अर्चना, निशा, कुंदन, बबलू, अमीशा, बिट्टू। बिट्टू ने लिखा है बीटू। कनीता, ठाकुर, रामराज। गुड इवनिंग भाई सभी को। क्या हाल है आपके? पिछले 3 दिनों से लगातार मैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए कुछ ना कुछ सेशन आपके लिए कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले आपको आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न सॉल्व कराए और आपको बताया कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। फिर 2 दिन पहले हमने आरपीएफ कांस्टेबल का डिटेल्ड सिलेबस समझा कि सिलेबस में क्या आता है, कौन से चैप्टर्स आते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है। कल हमने सब इंस्पेक्टर का सिलेबस समझा। आज सुबह फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्म कैसे भरना है, इसका वीडियो मैंने जारी करा। और अब हम मिल रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर में। और जब आज मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है 7वें आसमान पर होने वाला है, क्योंकि बहुत आसान पेपर इसका आता है। इस बार लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि बड़ा स्पष्ट है कि 10वीं के स्तर तक ही चीजें पूछनी है, तो लेवल में बहुत ज्यादा चेंज आना नहीं है। थोड़ी सी सीरियस पढ़ाई, चैप्टर्स का बेसिक अगर कोई अच्छे से कर ले, बहुत आराम से इस एग्जाम को निकाल सकता है। बस सीरियस स्टडी चाहिए, एक रेगुलर स्टडी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए इस परीक्षा की तैयारी में। ठीक है, तैयार भाई सब लोग? शुरू करें अंताक्षरी। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे। हाँ, मैं आपको 8 बजे मिलूंगा ही। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट वीक से मैं आपको टॉपिक वाइज बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। तो मैंने अभी सोचा तो नहीं है, लेकिन मंडे है ना, अपकमिंग जो मंडे है, मैं मंडे को आपको, मैंने 2 चीजें आपके लिए सोची हैं, वो जल्दी से बता देता हूं। आप 2 चीजों की बहुत डिमांड करते हैं, तो मैंने 2 चीजें प्लान करी। कल भी हम पढ़ेंगे, कल भी प्रीवियस पेपर्स या कुछ ना कुछ मैं आपको कल पढ़ाऊंगा ही, लेकिन 2 चीजें मैंने आज प्लान करी है। संडे में आपको पिछले साल के कट ऑफ के बारे में जानकारी दूंगा कि पिछले साल कट ऑफ क्या गया, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, कट ऑफ क्या गया, वो बात मैं आपको संडे बताने वाला हूं। तो संडे रात को 8 बजे हम सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल आरपीएफ दोनों का कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे डिटेल्ड। और मंडे से मैं आपको टॉपिक वाइज एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि ये 2 बातें आपके कमेंट में मुझे 3 चीजें मिलती थी कि फॉर्म भरते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, और सर बेसिक से पढ़ा दो और कट ऑफ वट ऑफ बता दो। तो फॉर्म भरने का वीडियो आज मैंने जारी कर दिया। संडे को कट ऑफ की बात करेंगे और मंडे को टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप मुझे इस क्लास के एंड में बता देना या कमेंट करके बता देना, मंडे से हम वो शुरू कर देंगे। और इन सब का मैं आपको जब भी मिलूंगा तो मैं रात को 8 बजे ही मिलूंगा यूट्यूब पर, है ना। 8 बजे ही आपकी और हमारी मुलाकात होगी, तो 8 बजे बिल्कुल आपको पधार जाना है। ठीक है भाई, खुश अब? तो इसी खुशी की बात पर पहला सवाल लेते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 25 जनवरी 2019 पहली शिफ्ट, पहला सवाल, और ट्रेन का सवाल आपका पहला है। इन्होंने कहा है कि 473 मीटर एक लंबे पुल को एक छोर पर सिग्नल को पार करने पर ट्रेन को 33 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 76 सेकेंड लगते हो, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई आपको पता लगानी है। बताओ भाई। मोहित सिंह विनर्स के साथ उत्तर प्रदेश 23-12-16। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम दे के नहीं, एग्जाम देना ही है। नो इफ नो बट। आपने पहले पेपर दिया है, नहीं दिया है, तैयारी करिए, नहीं करिए, अच्छी तैयारी करिए।
जैसी स्थिति हो पेपर आपको जरूर देना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, है ना। देखो भाई, पहले ट्रेन एक पुल के छोर पे खड़ी है ना, और एक सिग्नल पोल को पार करती है। तो सिग्नल पोल को पार करना यानी ट्रेन स्वयं को पार करे। तो पहले ट्रेन खुद को पार कर रही है तो 33 सेकंड लग रहे हैं, और जब ट्रेन अपने साथ साथ एक ब्रिज को पार करती है जिसकी लंबाई 473 है तो 76 सेकंड लगते हैं। ट्रेन चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, और नहीं पढ़ा है तो सुन लो कि ट्रेन का नियम होता है कि आप कुछ भी चीज को पार करो ट्रेन की लंबाई लेते ही हैं। तो ट्रेन जब स्वयं को एक सिग्नल पोल को पार करती है तो 33 सेकंड लगते हैं, एक ब्रिज आ जाता है तो 76 सेकंड लगते हैं। तो 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया तो 4, 43 सेकंड मुझे ज्यादा लग रहे हैं बिकॉज ऑफ 473 मीटर। इस 473 मीटर के कारण मुझे 43 सेकेंड्स ज्यादा लग रहे हैं। तो मैं इसको 43 से कैंसिल कर दूंगा, तो 43 से कैंसिल हो गया ये। तो ये मुझे डायरेक्ट स्पीड मिल जाएगी एक बार, और उसके बाद बचेगा 4 3 एक बार। तो ये ट्रेन की स्पीड आ गई 11 मीटर पर सेकेंड। और अगर 11 मीटर पर सेकेंड की चाल से अगर ट्रेन को 33 सेकेंड्स तक चलाया जाए तो ट्रेन की जो लेंथ होगी, ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 363, 363 मीटर, 363 मीटर। बताइए समझ में आया या नहीं आया? एक बार और आपको मैं बेसिक से समझा देता हूं, ध्यान से बातों को सुनिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। ट्रेन खुद को पार कर रही है, यहां ब्रिज को पार कर रही है, और वो तो है ही। तो यहां पे 43 सेकेंड्स बढ़े बिकॉज ऑफ दिस 473। तो 11 मीटर पर सेकेंड उसकी चाल है, और इस चाल से अगर उसको 33 सेकेंड तक चलाया जाए तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 363। ट्रेन चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूं तो लगभग आप मान के चलिए कि शुरू की पहली दिन की क्लास में ही ये हो जाता है। इतना आसान लेवल है कि अगर आपने किसी भी चैप्टर की एक दो क्लासेस भी देख ली तो आपसे लगभग सारे प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि बेसिक सवाल आते हैं, बहुत हाई लेवल एडवांस लेवल के नहीं आते हैं। और मैंने पिछले 2 दिनों में सिलेबस भी डिस्कस किया है, वो भी आप देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आता है। हम्म, ठीक है। इसको भिन्न में आपको बदलना है तो आपको मैं बता दूं कि ये बार वाला क्वेश्चन है जो बड़े स्मार्ट तरीके से दिया गया है। इन्होंने कहा है कि x बराबर 0.7322 और ये अनंत तक जा रहा है। जब कोई संख्या बार बार आती है उसे बार बार ना लिखना पड़े इसके लिए बार लगाते हैं, हाँ या ना। तो ये है 0.732, और क्योंकि 2 बार बार आ रहा है तो 2 के ऊपर बार लगेगा, ये हो गया। अब भाई मुझे इसे भिन्न में बदलना है, तो आपको बार चैप्टर का बेसिक अगर पता है तो आप इसको कर पाएंगे। उसमें हम क्या करते हैं, पहले पूरा नंबर लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको लिखते हैं, एक बार यहां पे 9 लगाते हैं और 2 बार यहां पे 0 लगाते हैं। 12 में से 3 गया तो 9 बचा, 12 में से 7 गया तो 5 बचा, और यहां पे आपके पास बचा 6 और नीचे आपका 900 है। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। 659/900 ए आपके प्रश्न का आंसर है। बार वाला क्वेश्चन था जिसको थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट करके आपको दे दिया। आपकी इंटेलिजेंसी को चेक करना वो चाह रहे थे कि आप इसको देख के समझ पाते हो या नहीं। तो भाई 2 इसके बाद रिपीट हो रहा है, यानी बार जिसके ऊपर लगा यानी वो बार बार आ रहा है ना। तो इसको रिपीटिंग नंबर कहते हैं। 732 में से नॉन रिपीटिंग माइनस करते हैं, जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9, जितने के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0। 32 में से 73 गया 659, नीचे आ गया 900। आपका प्रश्न आ गया ऑप्शन ए। उम्मीद है आप भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। हम्म। क्लियर? जिससे देखो
आपने नहीं पढ़ा है तो शायद कम समझ में आएगा आपको ये वाला। मैं फिर से बताता हूं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहता है उसको माइनस करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा 0.148 ले लेते हैं, और आप मान लीजिए 48 के ऊपर बार लगाए, तो पहले तो आप पूरा 148 लेंगे, 1 के ऊपर बार नहीं है तो सिर्फ 1 माइनस होगा। 2 बार बार वाले नंबर हैं तो 2 बार 9, और 1 बार बार वाला नंबर नहीं तो 1 बार ये। अब शायद आप समझ गए होंगे खेल क्या है। अधिक जानकारी के लिए नंबर सिस्टम चैप्टर में बार वाला सिस्टम होता है, जो मैं पढ़ाता हूं वो पढ़ो। चलिए, डीआई एक आपके सामने है। 2001 से 2006 के बीच एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या। तो इन्होंने भाई दो कंपनीज हैं, एक एक्स है जो ब्लू कलर को दिखा रही है। मैं आपको इस प्रकार दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। मैं यहां पे समझा रहा हूं पर आप मेरी आवाज को सुनिएगा। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नीला कलर, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरेंज कलर। ठीक है, तो और नीचे आप देखेंगे ये वर्ष है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। तो अलग अलग वर्षों में सारी कंपनीज का डेटा आपको दिया हुआ है, इतना आप समझ गए। ठीक है, अब आपसे कहा गया है, ये प्रश्न है हिंदी में प्रश्न यहां पर है और इंग्लिश में प्रश्न यहां पर है। तो आपसे यहां पे क्या कह रहे हैं, एक्स और वाई में सबसे कम अंतर किस वर्ष में है। कितना आसान सवाल है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें एक्स और वाई में सबसे कम अंतर है, सबसे लोएस्ट डिफरेंस एक्स और वाई में हो, ऐसा कौन सा वर्ष है वो बताइए जल्दी से। एक्स और वाई में सबसे कम अंतर, हाँ ऐसे दिखा देता हूं। तो जिन्होंने भी आंसर 2004 दिया है उनको बहुत बधाइयां, क्योंकि जितने नंबर्स करीब होंगे उतना अंतर कम होगा। अगर इनमें देखने जाओगे तो इनमें ये 54 है, ये 34 है, तो यहां पे कितने का डिफरेंस है, यहां पे 20 का डिफरेंस है। ये 59 है, 61 है, यहां पे मात्र 2 का अंतर है। तो सबसे कम अंतर कहां है, सबसे कम अंतर है 2004 में, 2004 में, है ना। अगर आप ये देख पाए तो इसका मतलब आंखों का टेस्ट तो आप पास कर ही लोगे रेलवे परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर लेकर चलेंगे हम आपको। बहुत बहुत ज्यादा आसान सवाल। साधारण ब्याज का सवाल है। 4,650 रुपए पर 13% के हिसाब से 4 साल का ब्याज। 4,650 रुपए पर 13% के हिसाब से 4 साल का ब्याज कितना होगा। ओके भैया, जीरो से आपका जीरो चला गया। एक काम करें क्या, डिजिटल सम जैसी चीज आपने सुनी है? कितने लोग हैं आप में से जिनको डिजिटल सम आता है, एक बार जरा मुझे कमेंट करके बताओ। डिजिटल सम आता है तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, डिजिटल सम नहीं आता है तो भी आप नॉर्मल इसको गुणा भाग करो, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। और डिजिटल सम नहीं आता है तो YouTube पे लिखना डिजिटल सम बाय आदित्य पटेल, मेरा नाम लगाना। 2 लेक्चर्स आपको मिलेंगे YouTube पे। डिजिटल सम के सबसे ज्यादा व्यूज वाले वीडियो हैं, उनको आप देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपको समझ में आएगा कि डिजिटल सम किस बला का नाम है। बहुत काम की चीज है भाई, आना ही चाहिए आज के जमाने में सबको। जिनको नहीं आता है वो गुणा करेंगे 465 इंटू 13 इंटू 4। जिनको आता है वो पहले इधर काम करेंगे। 8 और 1 9 गया, 7 और 6 13, और 13 का मतलब कितना हो गया 4। फिर हो गया 7 और 2 9, 8 और 6 14, 14 का मतलब कितना हो गया 5। फिर यहां पे आप जाओगे तो 6 7 8 यानी 21, 21 मतलब 3, और यहां पे हो जाएगा 6 और 3 9, 8 7 15, 15 मतलब 6।
तो मैंने सभी ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाल लिए। अब मुझे कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। 5 और 4 9 गया तो बचा 6। 6 इंटू 4 24, 24 मतलब 6, 3 और 1 हो गया 4। 6 इंटू 4 24, 24 मतलब फिर से कितना आ गया, फिर से आपके पास आ गया 6। सही है, कोई मिस्टेक है क्या? एक मिनट। 5 और 4 9 गया तो हमारे पास कितना बचा, 6, है ना। 5 और 4 9 गया तो बचा कितना, 6। ये हो गया आपका 3 और 1 4, और वहां पे ऑलरेडी आपके पास 4 है। तो 6 इंटू 4 24, 24 मतलब 6, और फिर से अच्छा मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, तो ये कितना आ गया 24, 24 मतलब वापस से कितना आ गया 6। डिजिटल सम 6 आ रहा है ना। हम्म, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर आपका डी हो जाना चाहिए, करेक्ट। है ना। क्या पूछा है आपसे, पूछा गया है, एक मिनट, 4,650 रुपए पर 13% के हिसाब से 4 वर्षों के बाद की राशि ज्ञात करिए। ओके, हम ये जो कर रहे हैं ना, इससे हमें साधारण ब्याज मिलेगा। मैंने भी पढ़ने में ध्यान नहीं दिया। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद की राशि ज्ञात करिए। तो राशि ज्ञात करने से मतलब क्या है, राशि ज्ञात करने से मतलब है मिश्र धन, है ना। आपसे यहां पे क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है यार, अमाउंट पूछा है, हाँ या ना। तो हम ये जो कर रहे हैं इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। डिजिटल सम तो लग जाएगा लेकिन आंसर शायद बदल जाए। देखिए, 1 साल का अगर 13% है तो 4 साल का ब्याज कितना लगेगा, 52%। अगर ब्याज पूछा होता तो 52% हम निकालते, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने साधारण ब्याज देख के साधारण ब्याज निकालना शुरू कर दिया। मिश्रधन पूछा है तो हम जानते हैं कि मूलधन हमेशा 100% होता है, और उसमें अगर ब्याज जुड़ जाए तो यह मिश्रधन बन जाएगा। तो आपको 4,650 का 152% निकालना पड़ेगा भाई, 152% निकालना पड़ेगा। अब डिजिटल सम आप इसमें लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 और 4 9 गया तो बचा कितना, 6। 5 2 7 और 1 कितना हो गया, 8। 8 और 6 हो गया 48। 48 मतलब 12। 12 मतलब 3। जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 3 है वो आपका आंसर होगा, और वो ऑप्शन है ऑप्शन बी, 7068 बिल्कुल सही आंसर है ना। तो ऐसा ध्यान रखना है भाई, पढ़ने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। और डिजिटल सम भी मैच खा रहा था, है ना। मिश्रधन पूछा है आपसे तो आप 152% से गुणा करेंगे। 7068 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिनको डिजिटल सम नहीं आता है फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, आपको गुणा ही करना पड़ेगा, काटापीटी करना पड़ेगी। इसलिए डिजिटल सम सीख लो, बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, जल्दी से आंसर लाने का बहुत शानदार तरीका है। चलें आगे। अच्छा, वक्त बदल गया है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, से समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका √3/4, ए का स्क्वायर यानी भुजा, भुजा का वर्ग यानी 90, तो 90 का वर्ग यानी 90 इंटू 90। ठीक है, तो बस हो गया, और क्या सॉल्व। आपने 2 से इसको कैंसिल करा तो ये 45 बार चला गया, फिर 2 से आपने इसको उड़ाया तो ये 45 बार चला गया। 45 का वर्ग कितना होता है, 2025। 45 और 45 कितना होता है, 2025। और यहां पे आ जाएगा √3, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। 2025 √3 इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। ये सिंपल फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप आंसर दे सकते थे, √3/4 भुजा का वर्ग, है ना। 45 45 2025 √3। और मैं पहले भी बता चुका हूं 30 तक के पहाड़े आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है। 50 तक के वर्ग याद करने पड़ेंगे और 30 तक के घन याद करने पड़ेंगे। इतना जितना जल्दी कर लोगे आप बाकी लोगों से आगे हो जाओगे कैलकुलेशन के मामले में।
कैलकुलेशन का आपका तार तभी खुलेगा जब आप ये बेसिक चीजें याद करेंगे। चलिए भाई, वैसे तो आप इसमें बिना पेन उठाए भी आंसर दे सकते हो, देख के डरना मत बस। हम्म। रिंकी जी, कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं है विनर्स के एप्लीकेशन पर, आप डायरेक्ट बैच को ले सकते हैं। हाँ जी। हो गया। मैं आपको सबसे मजे की बात बताऊं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो ये सवाल मात्र इतना था कि 632 माइनस एक्स और उधर है 50 माइनस 6, क्योंकि 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। 150 में से आपका 6 गया तो कितना बचा? 144। ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा। एक्स अगर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपको 632 में से 144 घटाना था। 12 में से 4 गया, आखिरी में 8 आएगा। आखिरी में 8 एक ही ऑप्शन में है, तो बी आपका आंसर आ गया। आगे मैं हल नहीं करूंगा, पर वैसे आंसर इसका 488 आएगा। खत्म। ठीक है भाई। रूट 36 यानी 6 का वर्ग। 150 में से 6 गया, 144। 144 माइनस हुआ, आंसर इज 488, 488। अगला। अच्छा हाँ, ये आप देख लो बस, आखिरी में मैं इसकी पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। 25 अप्रैल आने को है नया लाइव बेहतरीन बैच आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का हम शुरू कर रहे हैं। फीस मात्र 699 है। सारे विषय लाइव लेक्चर्स, बाद में रिकॉर्डेड भी देख लो। बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ने का आपके पास मौका है। आप चाहते हो कि मुझे सारी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, तो फिर आप रेलवे का फाउंडेशन ज्वाइन करना 999 में। और आप चाहते हो कि उसके साथ मुझे मेरा मैथ्स का भी कोर्स मिल जाए, तो फिर रेलवे प्लस मैथ्स का कॉम्बो बैच ले लेना 1299 में। सिर्फ आरपीएफ की तैयारी करनी है तो आरपीएफ वाला बैच ले लेना। अगर मैथ्स पूरे आरपीएफ और अभी एनटीपीसी 2 महीने बाद एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर ग्रुप डी का आ जाएगा, तो अगर सारी परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो फाउंडेशन बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा, है ना। और आप अगर मध्य प्रदेश के हैं या किसी भी राज्य के हैं और आपको ऑफलाइन आके पढ़ना है इंदौर, तो आप आ सकते हैं। इंदौर भी आपको ऑफलाइन नया बैच मिल जाएगा। और ये हमारी रेलवे को लेकर कुछ अच्छी किताबें हैं, आप इन्हें भी बुला सकते हैं। मैथ्स की, रीजनिंग की, रेलवे सामान्य ज्ञान 5000 वन लाइनर प्रश्न है, सामान्य अध्ययन के 4000 वन लाइनर प्रश्न, साइंस, जीएस, ये सारी किताबें आप घर बैठे बुला सकते हो। कैसे, कब, कहां, आखिरी में मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, ऑफलाइन कभी भी आ सकते हो भाई। हाँ, फर्स्ट बैच रेलवे का हमने ऑफलाइन लॉन्च किया था, वो फुल हो चुका है। सेकंड बैच के एडमिशन स्टार्ट हो गए। एक आयत की चौड़ाई 185 है, इसका विकर्ण 481 है, परिधि ज्ञात करिए। यह सवाल बहुत लॉजिकल है, इसमें एकदम से आपका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको एक चीज का ज्ञान होना चाहिए जिसको कहते हैं ट्रिपलेट। अगर आपको ट्रिपलेट का नॉलेज होगा तभी यह सवाल आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं होने वाला, है ना। मैं आपको ट्रिपलेट की जानकारी देता हूं, पर पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ये आयत है, एक रेक्टेंगल है, और इस आयत में एक विकर्ण है। तो ये हमने क्या करा, एक विकर्ण बना दिया भाई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक विकर्ण। ये हो गया। इन्होंने कहा कि आयत की चौड़ाई, तो ये ले लेता हूं मैं 185 है, ये चौड़ाई हो गई। लंबाई हमें नहीं पता, और इसका जो विकर्ण है वो कितना है, 481 है। तो आपको लंबाई पता लगाना है,
तो आयत में जैसे ही विकर्ण आया, डायगोनल आया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हो गया काम फिर तो, ठीक है ना। हां, तो क्या कहा गया है, परिधि ज्ञात करिए भैया इसकी। परिधि मतलब चारों भुजाओं का योग, परिधि मतलब परिमाप, परिमाप मतलब दो लंबाई धन चौड़ाई। तो चौड़ाई तो पता है, लंबाई नहीं पता। तो यहां पर एक ट्रिपलेट का बहुत बारीकी से यूज हुआ है, और मैं फिर कह रहा हूं ट्रिपलेट अगर आपको नहीं पता होगा तो इसमें आपको दिक्कत आएगी, पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो ट्रिपलेट यूज हुई है 5, 12 और 13 की, ठीक है। अगर 5, 12 और 13 को देखें, जैसे आप अगर यहां पे, ये निश्चित रूप से 5 का मल्टीपल है, मैं 5 का भाग दूंगा, 5 या 15 और 5 इंटू 7 35। आप सभी में 37 का गुणा कर दीजिए। तो 37 का 5 गुना कितना होता है, 185। 37 का 12 गुना, तो 12 इंटू 7 84, हासिल का आ गया 8, 12 तिया 36, और 36 में अगर आपने 8 जोड़ दिया तो 8 और 6 14, और 3 और 1 हो जाएगा कितना, 4। ये आ जाएगा आपका 444, ठीक है। 12 7 84, हासिल का 8, और 12 तिया 36, 36 में आपने 8 जोड़ दिया। और अगर इनका गुणा करेंगे तो ये 37 का 13 में गुणा होगा तो ये 481 आ जाएगा, 481 आ जाएगा। अगर ये नहीं पता है तो फिर आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, फिर पाइथागोरस जी को याद करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगी, लेकिन वो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए ट्रिपलेट पता होगा तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता चल गया, अब ये ट्रिपलेट के लिए ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अभी फिलहाल इसका इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं है। तो हमारे पास 185 आ चुका है, हमारे पास 481 आ चुका है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 444 है, और ये लंबाई है। तो आपसे पूछा है परिमाप, परिधि, पेरीमीटर, इन सब का मतलब एक है, यानी चारों भुजाओं का योग। तो दो लंबाई धन चौड़ाई, 444 प्लस 185 को जोड़ के डबल कर देना है। तो 5 और 4 हो जाएगा 9, 8 और 4 हो जाएगा 12, 4 5 और 1 हो जाएगा 6, और इसका डबल कर देंगे। तो 629 का अगर डबल करने जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1258। यह है उसकी चारों भुजाओं का योग, जिसको हम कहते हैं परिमाप, यानी ऑप्शन डी। ये एक सवाल काफी अच्छा है, जो मुझे लगता है कि कांस्टेबल के लेवल में दमदार था, है ना। और वो भी बस उनके लिए जिनको ट्रिपलेट नहीं पता था, ट्रिपलेट पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपलेट मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम के रूल को फॉलो करे, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगे, है ना भाई। एक अगर 5 है, एक 12 है, तो ये 13 है। ये सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, हाइपोथेनियस होती है। इनमें कोई भी लंब और आधार हो सकता है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए इसको। ठीक है भाई। ट्रिपलेट के लिए चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, अभी आप बस याद रखें। पता तो चल गया ना कि ट्रिपलेट जैसी कोई चीज भी दुनिया में है। तो एक पेन है, एक पेंसिल है, और एक इरेजर है, और इनका रेशो कितना है, इनका रेशो है 3 2 और 1। और इनकी कीमत का रेशो कितना है, कीमत का रेशो है 3 2 और 2। तो ये हो गई इनकी क्वांटिटी यानी मात्रा, और ये हो गई इनके रुपए यानी उसकी वैल्यू। और अगर मैं इनका गुणा कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगी कि उनकी टोटल वैल्यू क्या है। आप अगर चाहें तो इनको एक्स भी मान सकते हो, है ना, पर ठीक है। जैसे 3 पेन है 3 रुपए के यानी 9 रुपए, 2 पेंसिल है 2 रुपए की यानी 4 रुपए की,
एक इरेजर है 2 रुपए की, यानी 2 रुपए की। तो 9 और 4 13 और 2 कितना हो गया 15। हमारे हिसाब से टोटल 15 रुपए उसकी वैल्यू आ रही है, जबकि उनके हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 540। भाई हमारे हिसाब से वैल्यू है 15, लेकिन उनके हिसाब से वैल्यू कितनी है 540। तो 15 की वैल्यू अगर 540 के बराबर है तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 15 से कैंसिल करिए, 15 से कैंसिल करेंगे एक की वैल्यू मिलेगी, तो 15 तिया 45 और 15 इंटू 6 90, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 36 आ गई। तो आपसे पूछा है पेन कितने हैं, तो पेन कितने, यानी यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 का 3 गुना कितना हो जाएगा 108, 108, 108 इतने पेन यहां पर है। कोई डाउट हो बिंदास पूछिए। ठीक है, ये एक प्रकार से ना आप चाहें तो इनमें x लगा सकते हो, 3x 2x और x, तो ये आ जाएगा 15x और ये आ जाएगा 540। x की वैल्यू 36, 36 का आप 3 गुना कर देंगे तो 108। पेन की संख्या कितनी हो जाएगी 108, 108। चलिए अगला क्वेश्चन, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक सवाल सेम डायग्राम से किया था, सेम डायग्राम से एक और सवाल है। 2001 से लेकर 2006 तक एक्स और वाई कंपनी ने कितने कितने वाहन बनाए, व्हीकल्स बनाए, उनका चार्ट है। इन्होंने कहा है कि 2001 और 2002 में कंपनी एक्स में क्या अंतर है। बहुत ही आसान सवाल, 2001 और 2002 में एक्स में क्या अंतर है। ये 2001, ये 2002, ये कंपनी एक्स, ये 34 है और ये 38 है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है। आपको अंदाजा है कि इतना आसान सवाल आया होगा, पर क्या करो, आया हुआ रियल सवाल है ये। ठीक है, बस हो गया, अंतर निकालना था। 2001 और 2002 में एक्स में कितने का अंतर है, तो भाई ये 34 था, ये 38 हो गया, कितने का अंतर है 4 का, खत्म। बस सॉल्व हो गया वो, आगे चलो। एक दुकानदार ने 204 रुपए में खरीदा एक वस्तु को 255 में बेचा। 204 रुपए की किसी चीज को 255 में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ। तो भाई 204 की चीज को 255 में बेचोगे तो दोनों का अंतर ले लो। आपने कितना रुपया कमाया 51, और ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है, और नीचे हमेशा क्या रखते हैं, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं, और मल्टीप्लाई किसका करते हैं, मल्टीप्लाई 100 का करते हैं। लाभ हो या हानि, आप हमेशा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पे गणना करेंगे और नीचे आप कॉस्ट प्राइस रखेंगे, यानी 204 रखेंगे, और 2 सेकंड में आंसर दे दोगे। 51 का ये जस्ट 4 गुना है, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार, तो यहां कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 25% का। 51 रुपए का लाभ 204 पर मल्टीप्लाई बाय 100। चलें आगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण 85 और 86 हैं। समचतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस, और ये कुछ इस प्रकार का दिखता है ना, खुरमा बोलते हैं अपनी, हमारे क्षेत्र में गांव में इसको खुरमा बोलते हैं, आपके क्षेत्र में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो इसमें 2 विकर्ण होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। एक विकर्ण मान लो ये चला गया, ठीक है, और एक विकर्ण ऐसा और चला जाएगा। इस प्रकार के 2 विकर्ण होते हैं। तो इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। और मजे की बात क्या है कि दोनों दिए हुए हैं, एक विकर्ण 85 है, एक विकर्ण 86 है, ठीक है।
तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 43 बार। तो ये आ गया आपका 85 और ये आ गया आपका 43। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो और आंसर बता दो। 3655, क्या बात है। अच्छा, उधर भी खुरमा ही चलता है। 3655 आ जाएगा, आप गुणा तो कर ही लोगे, है ना। मेन तो फॉर्मूला लगाना था कि फॉर्मूला क्या लगेगा। तो 1/2 डी मतलब डायगोनल इंग्लिश में, और हिंदी में विकर्ण। पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। किसी विशिष्ट राशि को 6 और 5 के अनुपात में 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग 228 है, कुल राशि ज्ञात करिए। इन्होंने देखो 2 भागों में बांटा, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। पहला भाग 228 है, तो पहला भाग क्या है? 6। तो आपसे कहा है कुल राशि ज्ञात करिए। कुल राशि कितनी है? कुल राशि 11 है। पहला भाग 6 है, तो कुल राशि ज्ञात करिए। कुल राशि क्या है? 6 और 5 11। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18 और 6 8 48, और 11 का गुणा कर दीजिए। 8 8 और 3 11, 3 और 1 4। आंसर आ जाएगा आपका 418। आप में से कितने लोग हैं जिनको 11 की ट्रिक आती है? 11 का मल्टीप्लाई एकदम फास्ट तरीके से करना कितने लोग को आता है? जिनके पास मेरा मैथ्स फाउंडेशन होगा उनको तो आता ही होगा, है ना। वैसे यूट्यूब पर भी सिखाया है मैंने शॉर्टकट, और अब से मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स यूट्यूब पर डालने वाला हूं, बहुत गजब गजब की। एक मेरी मैथ्स की स्पेशल चैनल है, और हमने इसको शुरू भी कर दिया है कल से। तो चैनल का नाम है आदित्य पटेल मैथ्स। ये मेरी मैथ्स की स्पेशल चैनल है, और कल से इस पे छोटे छोटे शॉर्ट्स डलना शुरू हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा मैथ्स के। तो आप चंद सेकंड्स के वीडियोस में बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे। मैं एक डेमो आपको दे देता हूं, जैसे ये है। मुझे अगर 38 में 11 का गुणा करना है, तो मुझे क्या करना था? पहले लिखना था 8। 8 और 3 11 का 1, 3 और 1 4, ये गुणा हो गया भाई। अगर ये समझ नहीं आया तो एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। 54 में 11 का गुणा करना है, पहले लिखिए 4, फिर दोनों को जोड़िए, 5 और 4 9, और फिर केवल 5 को लिखिए। पहले इसको, फिर दोनों को, फिर इसको। और अगर कुछ हासिल का है तो सेम वो भी काम करेगा। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं जो मैं आपको वहां पे देने वाला हूं। हम्म, ठीक है। एक बॉक्स में 125 डिटर्जेंट साबुन है, जिसमें 65 का उपयोग किया जाता है। कितना प्रतिशत बॉक्स में बचा? हमारे पास 125 बॉक्स में साबुन है, इसमें से 65 का यूज कर लिया, तो कितना बचा? 60। 60 साबुन बची है 125 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा करेंगे 100 का। 25 से कैंसिल होगा 5 बार, 25 से कैंसिल होगा 4 बार, 5 से कैंसिल होगा 12 बार, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48। हमारे पास कितना शेष बचा है? आंसर आ जाएगा 48, 48। अच्छा, यूट्यूब से ही सीखा है, ठीक है। अच्छा, अपने ही चैनल से, बढ़िया है। अभी और आएंगे वीडियोस। ठीक है भाई, 60 बचा 125 में से, तो वो कितना परसेंट है? 48% है। आगे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का एक सरल सवाल। मेरा मैथ्स का आप कोर्स ले सकते हैं विनर्स एप्लीकेशन पर, मैथ्स फाउंडेशन। आखिरी में जानकारी मैं दे दूंगा। हम्म, आपको इसके लिए बोर्ड मास पता होना चाहिए। बोर्ड मास में बी मतलब ब्रैकेट, कोष्टक, उसके बाद ऑफ यानी का, फिर डिवाइड भाग, फिर मल्टीप्लाई गुणा, फिर जोड़ना, और आखिरी में घटाना।
इस सीक्वेंस में चलेंगे तो आंसर सही आएगा। इस नियम को बोर्डमास कहते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पे भी देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, पहले सॉल्व होगा डिवाइड, माइनस नहीं, पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो ये क्या है, 20 माइनस 144 को 12 से भाग दोगे तो 12 से कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। तो 20 में से 12 गया, कितना बचा, 8, है ना। तो अब इसके बाद आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो यहां पर क्या है, 110, भाग दे सकते हो आप पहले ही, तो भाग चला गया तो कितना बचा आपके पास, 11, माइनस, इस माइनस के बाद ये पूरे ब्रैकेट से क्या निकल के आया, 8, और यहां पे क्या है आपके पास, फिर से आपके पास 8 है। फिर आप पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 8 से 8 गया तो क्या बचा, 1, तो 11 में से 1 गया, क्या बचा, 10। तो इतना सॉल्व करने पर क्या आया मेरे पास, 10 आया। अब यहां आते हैं, तो 83 माइनस 46 माइनस, इस माइनस के बाद ये जितना था उसको सॉल्व करने पे क्या आया, 10 आया। तो ये आ गया 83 माइनस, इसमें से ये गया तो कितना बचा, 36, 13 में से आपका 6 चला गया तो कितना बचा, 7, और 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4, 47 आपका आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी यहां पे। देखो, रेलवे की आपको तैयारी करनी है ना, तो आप रेलवे का फाउंडेशन के साथ मैथ्स फाउंडेशन लो, वो बढ़िया रहेगा। उसमें आपको मेरा मैथ्स का कोर्स भी मिल जाएगा और रेलवे तो आपको पूरा मिल ही जाएगा, आरपीएफ भी उसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है जी, सीक्वेंस से चलना है। फिर से डीआई आ गया, सेम डीआई से तीसरा सवाल है। तो दिए गए वर्षों के लिए दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर क्या है, दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन का अंतर बताइए। तो पहला तरीका है कि आप पहले ये ऑरेंज कलर को जोड़ो, फिर ये आप ब्लू कलर को जोड़ो, फिर इनको जोड़ने के बाद घटा दो, या फिर दूसरा तरीका है कि इनका अंतर ले लो। जैसे मैं आपकी मदद करता हूं, इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में अंतर है 20 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, तो इन दोनों में अंतर है 14 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, तो इसमें अंतर है 50 60 यानी 16 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, तो इनमें अंतर है 25 26 27 का। और इन दोनों में कितने का अंतर है, तो 6 में से 1 गया, 5 में से 3 गया, तो 25 का। तो अब इस सारे अंतर को जोड़ दीजिए, टोटल अंतर आपको पता चल जाएगा कि टोटल डिफरेंस कितने का है। सबको जोड़कर आपस में घटाने से ज्यादा बेहतर रहेगा ये वाला। तो इनको जल्दी से जोड़िए और मुझे बताइए, मैं भी जोड़ रहा हूं। 2 और 5, 2 7 2 9, 102, 104, 104 आएगा क्या? इन सबको मैं जोड़ रहा हूं तो 104 जैसा दिख रहा है मुझे तो, है ना? यस। तो पूरे x और पूरे y में कितने का अंतर है, तो आंसर आएगा 104, 104। ठीक है, ये ज्यादा इजी रहेगा, बजाय पूरे x को जोड़ें फिर पूरे y को जोड़ें, उससे ज्यादा इजी ये रहेगा आपके लिए। ओके। एक किताब पर मुद्रित मूल्य 3700 है, दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है ना? तो पुस्तक की लागत मूल्य क्या है? मैं इसमें हमेशा आपको एक तरीका तो मैं इससे करने के लिए सजेस्ट करता हूं, डिस्काउंट हमेशा नीचे, प्रॉफिट हमेशा ऊपर, इक्वल में मार्क्ड प्राइस, मुद्रित मूल्य, अंकित मूल्य। आपको लागत मूल्य नहीं पता, आपने 10% का डिस्काउंट दिया, आप 20% का लाभ कमाना चाहते हैं
और उसके बाद कितना अंकित मूल्य रखना चाहते हैं, 3700। ये बहुत काम की चीज है, लाभ हानि चैप्टर में आपको मैंने सिखाई है, जिससे आप अच्छे अच्छे सवाल चंद सेकंड्स में कर सकते हो। हाँ, 999 वाला जो रेलवे फाउंडेशन है उसमें मैथ्स मिलेगा, लेकिन मैथ्स फाउंडेशन नहीं मिलेगा। रेलवे का मैथ्स मिलेगा पर मैथ्स फाउंडेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, इसको 30 से कैंसिल करोगे 3 बार, इसको 30 से कैंसिल करोगे 4 बार। 37 का अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 11,000, और इसमें अब बस मुझे 4 का भाग देना है ना। तो 4 का दुगुना 8, बचा 3 जीरो, 4 इंटू 7 28, ठीक है ना। इसके बाद बचेगा 2 जीरो, 1 मिनट, 4 का दुगुना हो गया 8, बचा 3 जीरो, 4 इंटू 7 हो जाएगा 28, 4 इंटू 5 20। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन? 37 का 3 गुना सही तो है? टू 755 है ना? हाँ, ठीक है, डी आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। टॉपिक वाइज क्लास मंडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, डोंट वरी। यहां पे नहीं यार, अच्छा यहां पे मैं गलती कर रहा हूं यार, ठीक है, ये 111 आएगा ना। 37 का 3 गुना 111 में 1 जीरो कम लगा रहा हूं ना, ठीक है, तभी तो मैं 2750 आ रहा था। ठीक है, 2755 आ जाएगा अब। 37 का 3 गुना 111 में 1 जीरो कम लगा रहा हूं इसलिए आ रहा था, ठीक है। 2755 आपका आंसर आ जाएगा, अभी सही है। 2775। अब सही है। 11,137 दिया, 111, 4 का भाग देंगे 2775। हमेशा याद रखिए, डिस्काउंट नीचे प्रॉफिट ऊपर। कभी कभी क्रय मूल्य देते हैं, अंकित मूल्य पूछते हैं, कभी कभी अंकित मूल्य देते हैं, क्रय मूल्य पूछते हैं। बाकी ये फॉर्मूला सुपर डुपर हिट है, हमेशा साथ देगा आपका। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, एक संख्या इतनी दूसरी संख्या कितनी। देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी दो संख्या का मल्टीप्लाई और उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होता है। कोई भी दो संख्या का मल्टीप्लीकेशन और उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज सेम होता है, हमेशा बराबर होता है ना। तो अगर एक नंबर 19 है, एक नंबर मुझे नहीं पता, एक का उनका एलसीएम 171 है और उनका एचसीएफ 19 है, तो दूसरा नंबर बताइए। तो भाई एक बात कंफर्म मानना कि ये कट गया, तो दूसरा नंबर स्वयं क्या है, 171 ही है। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन और उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज सेम, हमेशा बराबर। ये परम सत्य है, याद रखिएगा। डन। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 652 रुपए से 815 हो गई। 652 की एलपीजी थी जो 815 की हो गई। अब कितने प्रतिशत खपत को कम किया जाए ताकि एलपीजी पर खर्चा सेम रहे। इसका बहुत प्यारा तरीका मैं आपको बताता हूं। इसको अक्सर मैं उससे बताता हूं कि पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया तो हमें खर्चा नहीं बढ़ाना है, तो कंजप्शन कम करना है, अपनी खपत को कम करना है, ताकि कोई चेंज ना आए आपके खर्चे में। अरे क्या बात है, अजमेर जी कह रहे हैं आई एम वॉचिंग फ्रॉम विशाखापट्टनम। वेलकम भाई। ठीक है, इसका एक बड़ा सिंपल तरीका होता है, आप इसको ऐसे समझो
कि एलपीजी कंपनी आपसे बोल रही है कि 652 के बदले 815 दो, आप बोलोगे नहीं हम 815 नहीं, हम 652 ही देंगे आपको, है ना। वो बोल रहे हैं 652 की जगह 815 दो, आप बोलोगे नहीं हम तुम्हें 815 नहीं देंगे, हम 652 ही देंगे। तो हमेशा डिफरेंस लीजिए, अंतर लीजिए। 5 में से 2 गया, 11 में से 5 गया और 7 में से 6 गया, 163 रुपए का डिफरेंस है। और आपको 815 नहीं देना है, यही देना है, तो 815 पर कमी करनी पड़ेगी, इसको नीचे रख देना और मल्टीप्लाई कर देना किसका, 100 का। ध्यान से देखो, 16 पंजे 80, 3 इंटू 5 15, ये एग्जैक्ट 5 गुना है। तो आपको अपनी खपत में कितने की कमी करनी है, 20% की, 20% की। बी आंसर है आपका। अच्छा, प्रशांत पटेल राजकोट से, क्या बात है। ऑनलाइन क्लास का फायदा देखिए यार, आप पढ़ा कहां से रहे हैं, आप पढ़ कहां से रहे हैं, कितना गजब का डिजिटल युग है ये। बस आज की युवा पीढ़ी फायदा उठा ले इसका, है ना। क्योंकि जब कोई अच्छी चीज आती है तो उसके फायदे के साथ साथ वो नुकसान भी लेके आती है, नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, समझ गए। 815 से वापस 652 पे आना है, 163 की कमी 815 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 20% की कमी। 11 क्रिकेट टीम का औसत 100 किलो था, 11 खिलाड़ी थे और इनका एवरेज क्या था, 100 किलो था। एक कोच और आ जाते हैं, यानी अब 12 लोग हो जाते हैं, तो एवरेज 1 किलो बढ़ जाता है, यानी एवरेज क्या हो जाता है, 101 हो जाता है। पहले 11 प्लेयर थे तो एवरेज 100 था, एक कोच आ गया, एवरेज 101 हो गया। हम्म, अच्छा भावेश। हम्म। एक भाई कह रहे हैं कि सर मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूं, गारून केवत। एक तो तुम्हारी फोटो दिख रही है और तुम्हारा नाम दिख रहा है, और दोनों चीजें जम्मू कश्मीर से मैच नहीं हो रही है। तो पहले यूजर नेम चेंज करो, प्रोफाइल पिक चेंज करो, फिर जम्मू कश्मीर लिखोगे तो शायद कोई भरोसा कर ले। तुम मध्य प्रदेश के हो ये मैं कंफर्म बोल सकता हूं। अच्छा, देहरादून से भी हैं कुछ लोग। इसका एक बहुत प्यारा तरीका जिसकी खोज हमने बहुत मेहनत से करी थी कि भाई औसत बढ़ गया एक, एक व्यक्ति के आने से औसत बढ़ गया एक, असर पड़ा 11 लोगों पे, तो इनको बिंदास 11 दे दिया जाए, 11 अर्पण कर दिया जाए। तो जो कोच आए हैं उनकी उम्र, उनका वजन कितना है, 112। ठीक है। चलो, समझ गए। एक की वृद्धि असर पड़ेगा 11 पर, 13 तुझको अर्पण। औसत चैप्टर में आपको मैंने ट्रिक्स बताई है इसकी, उसी को अर्पण कर दो, उसको उसका वजन वापस कर दो। हाँ, बिल्कुल नीलेश, आप महाराष्ट्र से हो ये समझ सकते हैं हम अब। कसा आहे तुम्ही। अच्छा आरती जी, खिरक्या, खिरक्या की याद मत दिलाओ यार हमें, खिरक्या की गल्ला मंडी, खिरक्या का लाल कुआं वाला क्षेत्र जहां बचपन बीता है वो याद आ जाता है। भरत अथिया कह रहे हैं सर मैं ऑस्ट्रेलिया से हूं। भरत तुम ऑस्ट्रेलिया से हो ना हो, तुम आस्टा से जरूर होंगे, है ना। आस्टा को तुमने ऑस्ट्रेलिया बना दिया। सात संख्याओं का औसत 143 है,
7 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 143 है। एक संख्या में कटौती कर दी, पहले 7 संख्या थी, अब 6 संख्याएं हो गई, लेकिन औसत अभी भी सेम है। तो जब भी अगर मान लो पहले 7 संख्या थी, एवरेज यही था, 6 संख्याएं हो गई और अभी भी एवरेज अगर यही है, मतलब सेम नंबर गया होगा, वही का वही नंबर गया होगा। ठीक। अच्छा, अगर कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब सेम वही नंबर या तो आएगा या वही नंबर जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपसे बोलते 7 नंबर्स का एवरेज 143 है, एक नंबर आया तो अभी भी एवरेज 143 ही है, मतलब कौन आया? 143 ही आया। कौन गया? 143 ही गया। ठीक है। हम्म। चलिए भाई, तो मैं इतने सवाल आज के लिए काफी हैं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, कल भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क में, मतलब कमेंट के लिए दे रहा हूं, तो आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा क्या आ रहा है ना। और अगर अब वो लोग रुक सकते हैं जिन्हें अगर विनर्स के एप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन करना है, तो इसकी जानकारी मैं दे दूंगा। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पे हमने ना एक नया चैनल बना दिया है पीडीएफ्स के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आप ना एक अलग उस पे जाते थे, द विनर्स इंस्टीट्यूट चैनल फॉर यूट्यूब क्लास। हमने ये अभी कल परसों ही बनाया है, तो आप इसको ज्वाइन कर लो। मैं अपनी इस क्लास की पीडीएफ यहां पे भेजूंगा। अगर सर्च ना करते बने, तो जो आपका विनर्स का मेन है, द विनर्स इंस्टीट्यूट, जिसपे 6 लाख लोग हैं, यहां पे ये पिन करा हुआ है उस ग्रुप का लिंक। तो इस पे क्लिक करोगे, उस ग्रुप पे पहुंच जाओगे, उसको ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब की पीडीएफ्स के लिए हमने अलग से ग्रुप बना दिया है, ताकि यहां पे आपको केवल काम के अपडेट्स मिले, काम की जानकारियां मिले, है ना। तो यहां से इस पे जाना और इससे उस पे चले जाना। देखो, विनर्स के एप्लीकेशन पे नया और लाइव बैच 25 अप्रैल से आ रहा है। मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब सब पढ़ने को मिलेगा। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। 699 फीस है, जीरो लेवल से शानदार तरीके से पढ़ सकते हो। बाद में आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, मटेरियल सब सुविधा मिलेगी। पर ये सिर्फ आरपीएफ का बैच है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल है, तो इसको ज्वाइन करना। अगर आपका लक्ष्य है कि सर मुझे आरपीएफ की भी तैयारी करनी है, 2 महीने बाद एनटीपीसी आएगा, उसकी भी तैयारी करनी है, उसके 2 महीने बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, तो आपको फिर रेलवे का फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए। इसमें आपको 11 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, कंप्लीट सारी परीक्षाओं की तैयारी आपको मिलेगी। इसको ज्वाइन कर लो। आप चाहते हो इसमें मैथ्स में 2 टीचर्स मिलेंगे, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आप चाहते हो कि मेरा मैथ्स का पूरा कोर्स भी आपको रेलवे के बैच के साथ मिल जाए, तो रेलवे मैथ्स फाउंडेशन कॉम्बो खरीद लेना, आप 1299 में मिल जाएगा। और हमने एक बहुत कमाल की चीज क्या करी है कि इन दोनों बैचेस में वैलिडिटी 1.5 साल है, 1.5 ईयर्स की वैलिडिटी है इनमें। तो लाइव क्लासेस, नोट्स, मटेरियल, मॉक टेस्ट सब आपको इसमें मिलेगा। ये आपके लिए ज्यादा फायदा है। मतलब सोचो, 1299 में 1.5 साल पढ़ने का मौका आपके पास है। सारे विषय आपको मिलेंगे, बाद में रिकॉर्डेड देखो, सब सुविधाएं आपको मिलनी है। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो विनर्स के सेंटर पर, और ऑफलाइन पढ़ सकते हो। पहला बैच एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, सेकेंड बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको किताबें चाहिए तो रेलवे की हमारी विशेष किताबें हैं, ये आप ले सकते हैं। मैथ्स की, रीजनिंग की मेरी ये क्यूआर कोड वाली किताबें, स्कैन करोगे वीडियो प्ले होगा। सामान्य विज्ञान 1 लाइनर, सामान्य अध्ययन 1 लाइनर, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारी किताबें भी उपलब्ध हैं। तो आपको अब मैं जल्दी से ये बता दूं कि अगर आपको कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और अगर आपको किताबें ऑर्डर करनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, इनसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे जाएंगे, कोर्स पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको व्हाट्सएप पर पेमेंट लिंक आएगी, आप कोर्स एक्टिवेट कर पाएंगे। और विनर्स के सारे अपडेट्स व्हाट्सएप पर भी अब आपको मिलते हैं। तो आप व्हाट्सएप चैनल पर द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, आप यहां पे जुड़ जाएंगे। ठीक है।
चलो भाई, मजा आया तो जाते जाते लाइक के बटन को दबाना। आज का सेशन कैसा लगा वो बताना। कल आपको क्या चाहिए, क्या पढ़ना है, या कल भी आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न सॉल्व कराऊं, कमेंट करके बताना। उस आधार पे कल की क्लास हम तय करेंगे, है ना। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि कल क्या करना है। ओके, चलो, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।